नमस्कार। जय हिंद। आज हम सब इस बात पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बेसिकली एक तो यूपीएससी के अभ्यर्थी और हिंदी माध्यम के विशेषकर अभ्यर्थियों को इकोनॉमी को लेकर हमेशा एक कंसिडरेशन रहा है कि ये थोड़ा टफ है या मैं उसमें बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। ऐसे में आज जो हम चर्चा करेंगे, इकोनॉमी को और बेहतर कैसे समझें, साथ ही कुछ जो नई चीजें आई हैं करंट में, जो इकोनॉमिक इश्यूज न्यूज में हैं, उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आखिर हिंदी माध्यम के रिजल्ट में इतनी गिरावट क्यों आई, और तीसरा कि निर्माण आईएएस आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपकी तैयारी को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कर रहा है। तो आज हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा भैया। वेलकम भैया। थैंक यू। शिशिर सिन्हा सर एसोसिएट एडिटर हैं बिजनेस लाइन के और इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, और पिछले 4 सालों से हमारे साथ जुड़ाव रहा है। और बेसिकली जो भी इकोनॉमी के इश्यूज हैं, कितने एंगल उसके आते हैं, उसके प्रो क्या है, उनके कॉन्स क्या हैं, उन सारे विषयों पर सर जिस तरह अपनी बात को रखते हैं अभी चर्चा में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं शिशिर सर आपसे। पहला मैं एक करंट मुद्दे को ही लेता हूं। हमारी सरकार ये कह रही है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और ये गोल कई बार हमारे यहां ऐसे भी पूछता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये एक रियलिटी है या मिथ है, ये केवल जुमला तो नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि हम इस तय समय में पा जाएंगे, तो सर वो कौन कौन से पॉइंट वास्तव में दिखते हैं जिस आधार पर इसे अचीव किया जा सकता है? देखिए, अभी की अगर आप अर्थव्यवस्था का आकार देखें तो लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर का है जी। अब ऐसे में हमारे लिए जो 5 ट्रिलियन डॉलर की बात है, अगर ये कोविड का वर्ष नहीं हुआ होता तो हमारा लक्ष्य पहले 2024-25 का था, और कोविड के 2 वर्षों की वजह से ये आगे बढ़ता गया। और चूंकि विश्व अर्थव्यवस्था में भी कई तरह की चुनौतियां आई हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। क्योंकि देखिए, आज के दिन में कोई भी अर्थव्यवस्था अकेले में काम नहीं कर सकती है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, इसीलिए हम लोग इसको वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक गांव के तौर पे कहते हैं। तो जब आप वैश्विक अर्थव्यवस्था में चुनौतियां हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पीछे रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो अब हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक जो है हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, अगर ये विकास की गति बनी रहे तो, और वैश्विक चुनौतियां और ज्यादा बड़ी खड़ी ना हो तो। अब कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो इस बात की इशारा कर रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल कर लेगी? बेसिक क्वेश्चन। पहली चीज, अगर आप देखें पिछले 5 साल के बजट में पूंजीगत खर्च पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जब आप पूंजीगत खर्च बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूंजी का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने ढांचे को और मजबूत कर रहे हैं। जैसे बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वायु की बात हो, जल की बात हो, या किसी भी तरीके के ढांचागत सुविधा की बात करें, उसमें आपने बेहतरी की। दूसरा क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि कारोबार आसान कैसे हो करना। अब आपको पता है कि अभी तो वैसे वो रैंकिंग अभी रोक दी गई है, चूंकि उस विश्व बैंक की रैंकिंग में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से रोक दी गई है। लेकिन भारत में राज्य स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी कराई जाती है, और अब योजना है कि जिला स्तर पर कराया जाए, ताकि ये देखा जाए कि जिला स्तर पर भी कारोबारी सुगमता के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तीसरा, अगर आप देखें कि राज्यों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन अपने यहां ज्यादा निवेश ला सकता है और कौन अपने यहां ज्यादा सहूलियतें दे सकता है। आपने अभी देखा होगा गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो कि एक लंबे समय से आयोजन हो रहा है, और गुजरात आज कहां पहुंच चुका है हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब एक बड़ा ट्रेंड हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले जो पूर्व के राज्य थे, जहां पर थोड़ी सी औद्योगिक कमियां दिखती थी, औद्योगिक उत्पादन उस तरीके का नहीं दिखता था, अब वो राज्यों में भी प्रतिस्पर्धा चल रही है। वो राज्य भी अपने यहाँ निवेश लाने के लिए जुटे हुए हैं। चाहे आप बिहार की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, या फिर आप झारखंड की बात करें, ये सभी राज्य अब इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से ज्यादा हमारे यहाँ निवेश आए। चौथी जो बात है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विकसित राज्य हैं और जो विकासशील राज्य हैं, अभी तक हम लोग विकसित और विकासशील देश की बात करते थे, अब हम लोग बात कर रहे हैं विकसित और विकासशील राज्यों की। इन राज्यों के बीच अंतर कम होता हुआ जा रहा है।
एक और बात महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर पहले हमने ये देखा था कि बहुत ज्यादा विकास की स्थिति वहां नहीं पहुंची थी, उन राज्यों में भी विकास की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। अगर प्रति व्यक्ति आय के तौर पर अगर आप देखें, वित्तीय साक्षरता के तौर पर देखें, औद्योगिक नए संयंत्र लगाने की बात देखें, उन सभी जगहों पर वो स्थिति दिख रही है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि हम $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को अगले 4 या 5 सालों में हासिल कर लेंगे। लेकिन एक बार फिर वो शर्त मैं जोड़ना चाहूंगा जिसको आप राइडर कह सकते हैं, कि वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सामान बनाएं और सामान बिके ही नहीं तो आपको विकास कैसे होगा। हम निर्यात नहीं कर पाएंगे क्योंकि परिस्थितियां इस तरीके से नहीं है या दूसरे देशों में मांग नहीं है, तो आपका तो जो उत्पादन है वो आपका कम हो जाएगा। तो हम वर्चुअस साइकिल से हम वीसीएस साइकिल में आ जाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारा वर्चुअस साइकिल बना रहे, तो हमको 2030 तक 2029-30 तक हम $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जी, जैसा कि अगर हम देखें, चाहे वो यूक्रेन रशिया वार हो या फिर कोविड का आना हो और अभी इजराइल हमास, इसके कारण भी खासकर जो हम चूंकि पेट्रोलियम इंपोर्ट कंट्री है, तो इसके कारण भी बड़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। और जैसा आपने कहा सर कि ये हो तो सकता है, लेकिन अगर जो राइडर लगाया, तो मुझे लगता है कि अभी जो वर्ल्ड सिनारियो है, कुछ प्रॉब्लम तो है। अभी आज ही के पेपर में आया है कि ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी माइनिंग कंपनी ने रेड सी से अपना ट्रांसपोर्टेशन रोककर और उसको वही केप ऑफ गुड होप के रास्ते, अफ्रीका के रास्ते भेजने की बात की। तो अगर ऐसा होगा तो ये भी समस्या खड़ी करेगा और कर रहा है। तो बेसिकली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए रेड सी का महत्व तो बड़ा क्लियर है। एक तरफ हम जियो पॉलिटिक्स उसकी देखें, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, हमारे डायस्पोरा का इश्यूज है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करें तो ऐसा भारत के पास अभी जो इमीडिएट चैलेंज जो सामने दिख रहा है कि रेड सी में इस तरह हौदी विद्रोही जो अटैक कर रहे हैं या उसकी इनसिक्योरिटी का जो मुद्दा है, और चूंकि हमारा सबसे मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी हमारा है वो वही है, क्योंकि हम लोग इस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्टर कंट्री भी बन गए क्योंकि रिफाइनिंग के उसमें। तो इस हालत में जब रेड सी ऐसे जा रहा है तो हमारे लिए कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं जो बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है इस बार, प्री मेंस दोनों के लिए, कि जब हम किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को देखते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें कई आयामों पे समझनी पड़ती है। लेकिन एज ए इकोनॉमिक एनालिस्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका इकोनॉमी इंपैक्ट जो है भारत पर क्या पड़ने जा रहा है या क्या पड़ रहा है। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जब अमेरिका और चीन के बीच में एक तनाव की स्थिति बनी थी, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि हम वैश्विक आपूर्तिक व्यवस्था में, जिसको ग्लोबल सप्लाई चेन कहते हैं, कि हम अपनी हिस्सेदारी 3% से किस तरीके से हम ज्यादा कर सकें। और वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है कि आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे कम हो। अब अगर आप दो रूट देखिए, एक रेड सी का है और एक आपका जो अफ्रीका होते हुए है, आपकी लागत जो है वो एक झटके में 15%, 20%, 25% बढ़ जाती है। करेक्ट। हम एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि डबल डिजिट में है वो सिंगल डिजिट में आ जाए, तो देश के भीतर तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे कम लागत में पहुंच गया, लेकिन देश के बाहर जो सामान पहुंचना है या देश के बाहर से जो सामान आना है वो आपके लिए महंगा पड़ेगा, तो आपकी उत्पादन लागत पे असर पड़ेगा। और दूसरी एक मुद्दा तो यहां पे हो गया कि सप्लाई चेन कैसे आपका डिसरप्ट हो रहा है इनपुट और आउटपुट में। तो हमें दोनों ही पक्ष पे हमें नुकसान उठाना है। आपने जिक्र किया पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का। देखिए, हम पेट्रोल, डीजल, एटीएफ हम तीनों यहां से भेज रहे हैं क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो दुनिया के गिने चुने देशों में भी उस तरह की रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। भैया एक बात रोकूंगा, अभी इंटरव्यू चल रहा है बच्चों का यूपीएससी के, तो बड़ा उन बच्चों के लेवल पे भी वो अवेयर नहीं थे इस फैक्ट से, जब कहा गया कि हम पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री हो गए। तो चूंकि शुरू से हम लोग सुनते हैं कि भारत एक इंपोर्ट कंट्री रहा है, 80% के आसपास हम जो है इंपोर्ट पे बेस्ड है, लेकिन जब ये बोला गया कि नहीं पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री बन गए, तो इस न्यूज को भी लेकर सरप्राइज है। तो ये एक्सपोर्ट बनने का क्या रहा और कितने दिनों में, और अभी हमारा क्या इसमें जो एक तरह से किस देश के साथ हम ज्यादा कर रहे हैं? लगभग दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ हमारा एक्सपोर्ट है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है, पेट्रोल, डीजल। क्योंकि देखिए, आप कच्चे तेल का उत्पादन करना एक बात है, कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल और एटीएफ में कन्वर्ट करें या गैस में कन्वर्ट करें, वो कितनी क्षमता आपके पास है।
तो एक अच्छी बात यह हुई कि हमारे देश में पिछले कुछ समय से रिफाइनिंग कैपेसिटी डेवलप करने की बात चली, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। जी। अब यहां पर देखिए चुनौती कहां है, जब आप कच्चा तेल ला रहे हैं और वो लाने का रास्ता आपका लंबा हो जाए तो आपकी लागत बढ़ जाती है। और चूंकि हम उत्पादक नहीं हैं, हम ग्राहक हैं, तो हमारे ऊपर कम, जो इसको कहा जाए कि कह सकते हैं कि हमारे लिए वो कम भूमिका होती है दाम तय करने में। Yes. उत्पादक की भूमिका बड़ी होती है। अब उत्पादक ने दाम इसलिए बढ़ा दिए क्योंकि उनकी लागत बढ़ गई। अब यहां पे आपने जो है कच्चा तेल ले आए, अब कच्चे तेल से आपने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ, जो एटीएफ यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि हवाई ईंधन का काम होता है। और देखिए हैरानी की बात है कि हवाई ईंधन कुछ भी नहीं है बल्कि बेहतरीन क्षमता वाला केरोसिन का तेल है, Yes. मिट्टी का तेल जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो 3 उत्पाद हैं जिनका हम निर्यात कर रहे हैं, फिर वही रूट हमको लेकर के जाना है तो उसकी लागत बढ़ जाएगी। तो दुनिया के दूसरे देशों में स्थिति उतनी नहीं है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा वहां पे एक प्लस पॉइंट बन जाता है। तो एक पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के मामले में तो चलिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी फोकस काफी बढ़ा है। तो आपके लिए एक चुनौती होगी कि आपका दाम बढ़ा, और दूसरी ओर जो आपका ग्राहक है वो दूसरे विकल्पों के ऊपर भी जा रहा है ताकि अपनी लागत को कम कर सके, तो आपके लिए परेशानी तो बढ़ेगी। दूसरा, आप जो कच्चा माल और भी दूसरे सामान के लिए मंगवा रहे हैं, चाहे आप रॉ मटेरियल आप दवा उद्योग के लिए देख लीजिए, स्टील उद्योग के लिए देख लीजिए, जैसे कोयला आप आयात कर रहे हैं, वो सब की भी लागत अगर बढ़ती है तो तैयार माल जो कि हम दुनिया के दूसरे देशों में भेजते हैं वो हमारे लिए महंगा हो जाता है। यही हमारे लिए एक बड़ी परेशानी है कि हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को डोमेस्टिक लेवल पे तो कम कर पा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे हम कम नहीं कर पाएंगे तो हमारा माल महंगा बिकेगा। अब वो माल जब महंगा बिकेगा और कहीं थोड़ा सा भी विकल्प किसी के पास उपलब्ध हो, वो उस विकल्प की ओर जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है कि अगर ये मामला जल्द से जल्द नहीं सुलझा तो हमारा जो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का जो लक्ष्य है उसमें थोड़ा समय लगेगा। जी जी जी। और वैसे भी जो इंश्योरेंस की बात है वो भी धीरे महंगा होगा, वो भी हमारे पर वो बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन आप बता ही रहे हैं कि किस तरह, जो अगर उधर से आएगा तो लंबा मिलेगा। इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस जुड़ा हुआ है, जब कभी भी जहां कहीं भी खतरा ज्यादा होता है प्रीमियम बढ़ जाता है, ये एक हकीकत है। जी। तो जब प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा, फ्रेट कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो आपकी लागत और बढ़ेगी। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। और ये बड़ा टिपिकल इसलिए भी है कि अगर हम उस इंटरनेशनल रिलेशन के उसमें देखें तो भारत और ईरान के रिश्ते बड़े एक नाजुक उस पे रहते हैं हमेशा, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट अमेरिका खासकर बड़ा अगेंस्ट है जब से न्यूक्लियर पॉलिसी उसने घोषित की अपनी ईरान में। और इस बार रेड सी में जो बात आ रही है उसमें आ रही है हाउदी विद्रोही। और ये जो हौती हैं यमन में, वो क्या है कि बेसिकली शिया मूल के माने जाते हैं, और माना यह जा रहा है कि ईरान का सपोर्ट है। अब अगर रेड सी की हम पोजीशन देखें तो आज हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से भी है, तो इकोनॉमी तो एक तरफ, साथ ही साथ हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी और हमारा जो संतुलन है सबको साथ लेकर चलने का, सभी से बेहतर संबंध का, वो भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं अटका हुआ है। एक चीज और आप जोड़ लीजिए, चाबहार पोर्ट, हाँ, जो कि रणनीतिक लिहाज से और व्यापारिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत इसको विकसित कर रहा है। अब ये जो संकट है रेड सी का, और जिस तरीके से हमले हुए हैं ईरान की ओर से, उससे असर पड़ेगा आपके चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। वो आपके लिए भी एक चुनौती खड़ी कर रहा है। तो एक तरफ वैश्विक परिस्थितियां, दूसरी तरफ आपके वैश्विक नाते रिश्ते, और तीसरी बात है कि सामरिक और रणनीतिक लिहाज से जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वहां पे आप किस तरीके का प्रयत्न कर सकते हैं, वो भी देखना। यही जो है बड़ा उलझाव, मतलब इसका कोई एक एंगल नहीं है। नहीं, हम लोग बात इकोनॉमी पे कर रहे हैं, लेकिन इसकी इतनी जो कॉम्प्लेक्स जो रिलेशन हो गई है, तो हमें बहुआयामी उस पे बहुआयामी। आप केवल ये सोच करके चले कि एक विशुद्ध आर्थिक मुद्दा है तो आप गलत हैं। यदि आप ये सोच करके चल रहे हैं कि विशुद्ध रूप से राजनयिक मामला है, ये भी गलत है। आप ये सोच करके चल रहे हैं कि केवल सामरिक लिहाज से हमको सोचना है, तो भी गलत है। तो आपको हर नजरिए से इस मामले को देखना होगा और इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि इसका एक संपूर्ण तौर पर इनमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमारे और किसी और देश के बीच के रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। जी। तो देखिए, इकोनॉमिक्स कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और खासकर आजकल के जो मुद्दे हैं, अगर आप देखें तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर करंट अपडेट के साथ आप रहते हैं, तो कितने डायमेंशंस को
कोई भी इशू प्रभावित कर रहा है, पहले वो समझिए, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है वो सोचिए। अगर आप इस तरह से चीजों को देखेंगे तो आपको ना केवल इंटरेस्ट आएगा, बल्कि आप बहुत बेहतर नंबर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पा सकते हैं। बिल्कुल क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। हर संडे को एक पहल हम लोगों ने शुरू की है सीसे सर के साथ, 10 बजे से 11 बजे तक, या वो टाइम 2 घंटे भी हो सकता है, इशू पे और टॉपिक पे होता है जी। मैं आप सबको ओपन चैलेंज और साथ साथ इनवाइट करता हूं कि वो क्लास जरूर देखें अपनी समझ बढ़ाने के लिए, और किसी भी मुद्दे को कितनी गहराई तक, उसमें डेटा का इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें वर्ड सिनेरियो से कैसे जोड़ना है, ये सारी चीजें आपको उस क्लास में मिलेंगी। इसी बात को लेते हुए मैं फिर सर पे आता हूं। सर, चूंकि ये इलेक्शन ईयर है और बजट तो, आम बजट तो पास होगा नहीं, इस बार अंतरिम बजट आएगा। इस बार अभी जो आईएएस इंटरव्यू चल रहे हैं वहां भी पूछा गया, बच्चे भी बड़े जो एस्पिरेंट हैं जो इंटरव्यू में जा रहे हैं, और हम लोग भी मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इकोनॉमी को लेकर थोड़ा तो सहजता महसूस नहीं कर रहे हो। पहला प्रश्न मेरा यही है कि ये अंतरिम बजट आम बजट से अलग कैसे है, और दूसरा, इसी समय लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट, इसका भी एस्पेक्ट आता है, ये भी चर्चाओं में है। तो पहला तो ये है कि हम आम बजट, अंतरिम बजट, ये क्यों शब्द कहते हैं, और दूसरा कि लेखानुदान से अंतरिम बजट अलग कैसे है। एक बहुत छोटी सी बात है आपके लिए, लेकिन इसमें क्लैरिटी से, और बच्चों को अगर आप अपनी आसान सी लैंग्वेज में बताएंगे तो उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज तो दोनों ही आम बजट है जी। आम बजट 2 स्वरूप में है चुनावी वर्ष में, एक है अंतरिम और एक है पूर्ण। आम बजट यानी कि केंद्र सरकार का बजट, जिसको लोग जनरल बजट कहते हैं, यूनियन बजट कहते हैं। करेक्ट। अब अंतरिम बजट और लेखानुदान 2 शब्द इस समय आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 116 में क्या कहा गया है कि किसी भी वित्त वर्ष में अगर सरकार कुछ समय के लिए खर्च का प्रावधान करना चाहती है, संसद से मंजूरी लेनी है। और संसद से क्यों मंजूरी लेनी है? क्योंकि हमारा वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो होता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल क्या कहता है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं है तो आप कर नहीं लगा सकते। तो अनुच्छेद 112 क्या कहता है संविधान का कि सरकार को हर वित्तीय वर्ष में अपना सालाना वित्तीय लेखा जोखा पेश करना है। और अनुच्छेद 116 कहता है कि साल के किसी हिस्से के लिए आपको अगर करना हो तो आपको संसद की मंजूरी लेनी है। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल का कंसेप्ट दोनों में काम कर रहा है, चाहे 112 की बात करें चाहे 116 की बात करें। तो अंतरिम बजट आम बजट का वो स्वरूप है जहां पर आप वर्ष के कुछ समय के लिए खर्चों का प्रावधान करते हैं, कुछ समय के लिए। और दिलचस्प बात यह है कि देश का जो पहला बजट था स्वतंत्र भारत का, वो भी अंतरिम बजट था, जो कि 1947 में 26 नवंबर को पेश किया गया था। शंगमुगम शेट्टी साहब उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे, जो 233 करोड़ रुपए का बजट था और जिसमें 26 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया था। तो वो बजट भी अंतरिम बजट था, और वो अब तक का सबसे लंबे समय का अंतरिम बजट, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 28 फरवरी 1948 तक के लिए था। ये सबसे लंबा अंतरिम बजट था, और उसके बाद से लेकर के अब तक 14 अंतरिम बजट पेश किए गए हैं। अब जो अंतरिम बजट आएगा वो 15वां है, जो कि 1 फरवरी को आएगा। तो अंतरिम बजट में क्या है? आय और व्यय। आय क्यों? क्योंकि जब आप व्यय की बात करते हैं तो आपके लिए पैसा भी तो चाहिए। दूसरा क्या है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जितने भी कर के प्रावधान होते हैं, आयकर के प्रावधान होते हैं, उसमें एक शब्द जोड़ा जाता है, वो सनसेट क्लॉज कहलाता है। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या है कि अगर आपने उसकी तारीख तय नहीं की है तो वो एक तय समय के बाद उसका प्रावधान खत्म हो जाएगा, उसकी कोई कानूनी वैधता नहीं रहेगी। तो आयकर जो आपके ऊपर लगता है, हम लोग जो आयकर देते हैं वो अमूमन एक वित्त वर्ष के लिए है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। अगर आपने संसद से मंजूरी नहीं ली कि 1 अप्रैल से हमको कर वसूल करना है उसी दर पर, तो आप कर वसूल कर ही नहीं सकते। एक तो मुद्दा ये हो गया। दूसरा, आपने 3 महीने के लिए खर्चे का इंतजाम करना है। आप अगर बाजार से उधार भी लेने जाएं तो भी आपको संसद की मंजूरी लेनी है। तो अब ये आय और व्यय दोनों का ब्यौरा आपके अंतरिम बजट में आता है। लेखानुदान क्या कहता है कि आप व्यय कितना करेंगे। तो अंतरिम बजट पूर्ण बजट का वो स्वरूप है जिसमें आय और व्यय दोनों का होता है, और लेखानुदान केवल और केवल व्यय से जुड़ा हुआ है। एक और मुद्दा यहां पे उठाना चाहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं नियम बनाम मान्यता।
नियम क्या कहता है? 3 शर्तें। अगर सरकार ने सदन का विश्वास नहीं खोया है, नंबर 1, सरकार बहुमत में है, ओके, और चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की है, तो ये अगर तीनों चीजों का जवाब ना में है, तो सरकार, जो कि उस समय की चुनी हुई सरकार है, वो पूर्ण बजट पेश कर सकती है, भले ही वो चुनाव में जा रही हो तो। ओके, यानी कि अंतरिम बजट में पूर्ण बजट का पूरा स्वरूप हो सकता है। इसीलिए उसको आप छोटा कहिए, बड़ा कहिए, 3 महीना कहिए, 4 महीना कहिए, नियम आपको कहीं नहीं रोकता है कि आप ऐसा ना करें। यानी कि बड़ी घोषणाएं करनी हो तो आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है अंतरिम बजट में जी। मान्यता क्या कहती है कि चूंकि आपका बहुमत अगले 2 महीनों के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई चुनाव में जा रहे हैं, लोकतंत्र है, तो 2 महीने के बाद आपकी स्थिति क्या होगी ये तो अभी अंधकार में है। तो आप कैसे बाकी के 10 महीनों के लिए संसद से मंजूरी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास अधिकार नहीं है। तो ये मान्यता है। नियम क्या कहता है? आज के दिन में आपकी स्थिति क्या है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो अंतरिम बजट कहने को अंतरिम बजट है, लेकिन पूर्ण बजट का पूरा स्वरूप है, और काफी अच्छा बहुमत है, और सदन का विश्वास है। सदन का विश्वास है। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव ने घोषणा नहीं की। तो अगर ऐसे हालात में है और जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की बातें देखी जा रही है, मैं एक बियॉन्ड उसकी बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई, उसके बाद जो वातावरण है, तो सर इस सरकार को लगता भी है, और जो परसेप्शन है, वैसे डेमोक्रेसी में तो अंतिम जनता ही है, लेकिन मान के चला जा रहा है कि अगर ये आ जाती है, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं कि ये लोग अंतरिम बजट ही, अगर जैसे ये सब सारी चीजें लग रही हैं, तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता कि पूरा बजट ही प्रस्तुत कर दें? इससे भी एक फील जाता लोगों के पास कि मान्यताओं से हटकर, क्योंकि ये सरकार मान्यताओं से हटकर बहुत काम करती रही है। देखिए, वहां पर बात आती है, नैतिकता की बात आती है। चूंकि आप 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चुनाव में जा रहे हैं, तो ऐसे में चुनाव तो होना ये तय है, क्योंकि आपको एक निश्चित समय के लिए जनता ने चुन करके भेजा है। उसके बाद दोबारा आपको जनता के पास जाकर के कहना है कि भाई आप हमें चुनिए और हमें एक बार फिर से मौका दीजिए, तो आपका नैतिक अधिकार तो खत्म हो चुका है। तो इस सूरत में आप बाकी के 10 महीनों के लिए आप कैसे मांग सकते हैं? अब रहा सवाल राजनीतिक। 2014 और 2019, 2014 में जब उस समय मनमोहन सिंह सरकार जो कि चुनाव में जा रही थी, उस समय वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब, और उन्होंने एक बड़ी घोषणा की, 1 रैंक 1 पेंशन, 2014 के अंतरिम बजट में। दूसरा, उस समय में एक बड़ी अर्थव्यवस्था में एक चुनौती थी कि मांग नहीं बढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पे ड्यूटी घटा दो, और एक लाइन उन्होंने जोड़ दिया जो कि आप कह सकते हैं कि नैतिकता की पंक्ति थी। वो ये कहा कि ये जो कर में कमी की गई है, ये 3 महीने के लिए है, आने वाली सरकार चाहे तो इसको आगे जारी रख सकती है। यानी कि आपने अपने आप को यह स्थापित कर दिया कि हम राजनीतिक तौर पर भले ही जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक पहलू इसका ये है। 2019 में आइए, कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल साहब थे। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की। बड़ी घोषणा थी भाई, 6,000 रुपए किसानों को देना है। क्या ये राजनीतिक घोषणा नहीं थी? एकदम। और ये हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जब 2006-2007 में मनरेगा का ऐलान हुआ था, जिसका फायदा 2009 में मनमोहन सिंह सरकार को मिला था, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो घोषणा की गई 2019 के अंतरिम बजट में, वो भी तो राजनीतिक लिहाज से किया गया। दूसरा क्या किया गया? स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आयकर दाताओं के लिए एक बड़ी चीज होती है, जिसमें पूरे 5 साल बदलाव नहीं हुआ, अचानक उसको जो है वो 10,000 रुपए उसमें बढ़ा दिए। पेंशनर्स को लुभाना था तो इंटरेस्ट पे जो टीडीएस की सीलिंग थी उसको आपने बढ़ा दिया। ये क्या है? राजनीतिक फायदे के लिए नहीं है, ये भी तो राजनीति ही है ना। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल कितने भी आर्थिक तथ्यों की बात कर ले, उसको राजनीतिक फायदा तो उठाना है। तो अंतरिम बजट में यही जो नियम बना मान्यता है ना, इसी के बीच का रास्ता एक राजनीतिक दल निकाल करके वो सारे प्रावधान करती है जो पूर्ण बजट में आते हैं। नहीं, आपने बड़े अच्छा शब्द कहा सर, और इंटरव्यू पर्पज से तो बहुत अच्छा था कि मैंने जानबूझ के ट्रैप इंटरव्यू जिस तरह बोर्ड लेता है, मैंने आपसे ये जानना चाहा कि भाई नियम अलाउ करता है और मान्यताओं को तोड़ने के लिए सरकार जाती है, लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया, नैतिकता। तो यस, क्योंकि क्या होगा नोबडी नोज, और ये नैतिकता लेकर चल रहा है। तो अब एक और इशू सर जो मैं देखता हूं इधर बीच, जो बच्चों को जरूर पता होना चाहिए,
हम लोग जब इकोनॉमी की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे, खासकर मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे टूल पढ़ते हैं और उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं और अभी भी पुरानी किताबों में ऐसा है। लेकिन हम सबको पता है कि रिवर्स रेपो रेट जैसी चीज अब रही नहीं, उसकी जगह एसडीएफ आ गया है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि एसडीएफ रिवर्स रेपो रेट से अलग कैसे है, और दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा बच्चों के लिए बहुत क्रिस्पी तरीके से बताया जाए कि इसमें अंतर क्या है और क्यों ये बेटर माना जा रहा है रिवर्स रेपो रेट। एक चीज स्पष्ट करना चाहूं, रिवर्स रेपो खत्म नहीं हुआ है जी, लेकिन क्या है कि आपको यहां पर एक विकल्प दे दिया गया जिसको हम लोग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसको एसटीएफ कहते हैं। दोनों के बीच फर्क क्या है? रिवर्स रेपो में जब आते थे तो कुछ गिरवी रखने की बात होती थी, बॉन्ड जो है। देखिए, रेपो और रिवर्स रेपो का अंतर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो ये समझ सकते हैं कि जब सरकार बॉन्ड जारी करके बाजार से कर्ज उठाती है रिजर्व बैंक के जरिए, एक प्रक्रिया तो ये है, और जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वापस रिजर्व बैंक के पास जाते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक को बैंक टू द बैंकर्स कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंकर है ये। तो रिजर्व बैंक पैसे किस आधार पर देगा? आपसे बॉन्ड लेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पुनर्खरीद, यानी कि रीपर्चेज ऑप्शन। तो ये हो गया रेपो। तो आपने वहां पर ब्याज दर तय कर दी। दूसरा विकल्प यह है कि बैंकों के पास नकदी बहुत ज्यादा है, अब वो उसको सुरक्षित कहां रखे, तो रिजर्व बैंक ने उसका भी रास्ता दे दिया कि आप हमारे पास आ जाओ, आपको हम पैसे दे देंगे। तो ये आपका हो गया रिवर्स रेपो। अब रिवर्स रेपो में पहले क्या होता था कि कोलेट्रल, यानी कि गिरवी, यानी कि बॉन्ड रखने की बात आती थी। रिजर्व बैंक ने वो व्यवस्था खत्म कर दी। अब है कि आपको बॉन्ड वाली कोई जरूरत ही नहीं है, पैसे चाहिए, नगद चाहिए, बैंक आपके पास ले आकर के पैसा जमा कर दे रहा है। ये एक सामान्य सरल सी व्यवस्था की गई जिससे कि उसकी जटिलताएं जो है वो कम की जा सके और कभी भी मार्केट में एक्सेस पेपर ना हो जाए या पेपर का शॉर्टेज ना हो जाए। हम लोग जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहें कि बाजार में डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति का खेल है। उस मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, खासतौर पे बॉन्ड की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाया गया, जिसमें आपको कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, बॉन्ड की जरूरत नहीं है और आप पैसा जो है वो रिजर्व बैंक के पास आसानी से रख सकते हैं। तो एक रिजर्व बैंक आपको दे रहा है, रेपो हो गया, आप रिजर्व बैंक के पास रख रहे हैं, वो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया। अंतर क्या होगा रिवर्स रेपो और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में? कोलेट्रल यानी कि बॉन्ड का, यही मूल अंतर है इनके बीच। जी, मेरे ख्याल से अब काफी क्लियर हो गया होगा कि जब रिजर्व बैंक, जहां होगा करेक्ट कीजिएगा सर, रिजर्व बैंक जब बैंकों को देता है सर, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? रेपो रेट कह रहे हैं। और जब बैंक रिजर्व बैंक के पास आ रहे हैं तो वो एसडीएफ हो गया। और अगर इसमें सिक्योरिटी के साथ आ रहे हैं तो रिवर्स के साथ आ रहे हैं तो ये रिवर्स रेपो रेट है। इसी तरह से आपको चीजों को समझना है। सर अभी क्या हुआ, आपने देखा होगा हम लोग का जब से जुड़ाव है तो हिंदी माध्यम में एक समय 40% रिजल्ट होते थे और अभी वो 2% पे आ गया है। और ये हुआ क्या, 2013 में सर सिलेबस चेंज हुआ, 11 में सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ। पहले तो उसके नंबर जुड़ते थे, बच्चों ने मूवमेंट किए कि हिंदी माध्यम गायब हो रहा है, टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। तो 15 से सर सरकार ने ये किया, यूपीएससी ने ये किया कि रादर कि इसको क्वालिफाइंग कर दिया। और क्वालिफाइंग सर सोचिए 80 में क्वालिफाइंग नंबर पाना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। और इसको 3 कंपोनेंट है, लेकिन मैथ रीजनिंग इस लेवल का आ जा रहा है, लिखता है सिलेबस में कि हम आपको बेसिक मैथ पूछेंगे जो 12th तक की नॉलेज है, और इस बार 10 प्रश्न ऐसे थे। तो इन सब चीजों को लेकर भी अब यूपीएससी ये चाह रही है कि जो क्वालिफाइंग में सर एक नई मैसेज जाता है दिमाग में कि हो जाएगा, या हम इसे लास्ट समय में देख लेंगे। अब आप बच्चों के, मेरा मैसेज ये है कि इसे हो जाएगा टाइप का कॉन्सेप्ट हटाइए, इस पे भी उतना ही वर्क कीजिए। प्री चूंकि बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है हिंदी माध्यम में, तो जीएस पे जो वर्क कर रहे हैं साथ ही साथ 3-4 महीने फोकस करके सीसेट पर भी बड़ा सीरियस वर्क कीजिए। इसको केवल अंतिम समय में देखना या वहीं जाकर देखने की जो सोच है उससे बचिए। ये मैं वो अनुभव बता रहा हूं, हमारे ही क्लास का एक बच्चा 2021 बैच में सर, जिसमें आप आए भी थे, सेलेक्ट हुआ, कमला प्रसाद, अमेठी का रहने वाला, एकदम रूरल बैकग्राउंड, सेलेक्ट हुआ, अगले साल बैठता है और काफी टेस्ट बहुत अच्छा है। उसने, हम लोगों ने मेहनत की कि इस बार थोड़ा रैंक इंप्रूव करके प्रॉपर आईएएस बने। अनफॉर्चुनेटली सर वो सीसेट जीएस में अच्छे मार्क्स थे, जब लोगों का केवल एक तरह से 42-45 क्वेश्चन पे हो रहा है सर, वो लगभग 55 क्वेश्चन उसके सही थे, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इन चीजों को संतुलन बड़ा जरूरी है।
यूपीएससी के डायनेमिज्म को समझिए, ट्रेंड को समझिए, और हर वो चीज जो आपको सक्सेस दिला सकती है वहां मेहनत कीजिए, और जो बाधा है उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो सीसेट को भी बड़ा सीरियस देखिए। सर, लास्ट चर्चा में चूंकि मजा आ रहा, मुझे बहुत कुछ चर्चाओं में सीखने को मिल रहा है, और बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि नहीं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अपने लक्ष्य 29-30 में पा लेंगे। और उसके जो आपने पॉइंट बताए, मैंने तो नोट भी किया कि जो पूंजीगत खर्च है वो हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और उन सब चीजों पे जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बेहतर कर रहे हैं। सबसे बढ़कर जो स्टेट कॉम्पिटिटिवनेस है हमारी, कि कौन अच्छा परफॉर्म करे, उसको लेकर सर जो यूपी, जो उत्तर प्रदेश बीमारू की पहचान था, अच्छा लगता है पढ़ के कि जब अब बताया जा रहा है कि अब स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सेकंड नंबर का है, दूसरे नंबर का अगर दे रहा है तो अच्छा है। इसी तरह विकसित और विकासशील राज्यों के बीच का जो अंतर है घटा है, और हम हर सेक्टर पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पर जिस तरह अपनी चीजों को सोच रहे हैं। आने वाला समय सर एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर प्रो कॉन्स दोनों हैं। एक तरफ हमारा ग्रोथ होगी, दूसरी तरफ हमारा जॉब लॉस भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों में जो आपने कहा कि चैलेंजेस को पकड़ते हुए और इसी तरह से अगर हम बढ़े, तो मतलब हम ये मान के चले कि ये मिथ नहीं है, हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, असंभव नाम की चीज जो है वो होती नहीं है। असंभव जो है हमारी सोच में कहीं ना कहीं होती है कि ये नहीं हो सकता है। हम ये क्यों ना कहें कि हो सकता है, बशर्ते कि हम इन चीजों को पूरा करें। तो अब रहा सवाल एआई का। देखिए, आजकल बड़ी चर्चा होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी खा लेगा। आप याद करिए कंप्यूटर का दौर, जब राजीव गांधी जब उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कंप्यूटर की बात की थी, तो लोगों ने कहा नौकरियां तो गई। नौकरियां नहीं गई। यहां पर जरूरत होती है कि हम अपने आप को स्किलिंग, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, ये तीनों चीजों पर अगर हम ध्यान देते हैं, बदलते समय के हिसाब से ध्यान देते हैं, तो आपके लिए रोजगार के मामले में परेशानी नहीं खड़ी होने वाली है। रोजगार की दिक्कत तब आती है कि जब आप बाजार में जा रहे हैं रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, या आप भी जब किसी को काम पे रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आप ये देखते हैं कि क्या वो हमारी जरूरत को पूरी कर रहा है कि नहीं। आपकी जरूरत को पूरी करने के लायक अगर परिस्थितियां नहीं वो क्रिएट कर पा रहा है, तो आपके लिए वो काम का नहीं है। अर्थव्यवस्था भी यही कह रहा है कि बदलते हुए समय के हिसाब से आपको तैयार करना है। आज अगर हम कहें कि नहीं जी हमको 100 आदमी मिलकर के एक कार बनाएंगे, नहीं चलेगा। आपको वहां पर रोबोटिक रखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जहां पर एक अलग तरीके का जिसे कहा जाए कि कलाकारी चाहिए, जो कि एक मशीन के जरिए हो सकता है। इंसान वो हर जरूरत पूरा नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में या आर्थिक विकास में तकनीक का इस्तेमाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तकनीक कभी भी स्थिर नहीं है। तकनीक जितना डायनेमिज्म है, जितना उसमें परिवर्तन होता है, जितने कम समय में परिवर्तन होता है, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए 5 ट्रिलियन तो एक छोटी सी बात है। हमारा अगला लक्ष्य 2047 है, विकसित, जब हमें विकसित राष्ट्र का करना है। और विकसित राष्ट्र के साथ साथ हमें एक समावेशी विकास की भी कल्पना को पूरा करना है। क्योंकि हमारी आलोचना क्या होती है? विकास है, रोजगार नहीं है। विकास है, समावेशन नहीं है। विकास है, गरीबी बढ़ी हुई है। विकास है, संपत्तियों का जो एक पूरा केंद्रीकरण हो रहा है, विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण हो रहा है। तो ये जो आलोचनाएं आपको दूर करनी है, तो आप कैसे करोगे? तकनीक और बाजार में आपको लोगों को बाजार के चलन के हिसाब से प्रशिक्षित करना होगा। अगर ये कर सकें, तो आप न केवल 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन या विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, बल्कि समावेशी और जिसे कहा जाए कि रोजगार परक जो विकास है, वो भी संभव हो सकेगा। तो जैसे कि आप इस चर्चा को भी सुन रहे होंगे, और आप सबको सोचना भी चाहिए कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो अमेरिका में जब ये शुरू हुआ था, तो वहां पर भी सर इशू बना था, पॉलिटिकल मुद्दा भी बना था। तो सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब भी ऐसी कोई तकनीक आती है, तो इस तरह के र्यूमर या इस तरह की आशंकाएं उभरती हैं, और गलत नहीं है, उभरनी चाहिए। लेकिन जो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जैसा कि सर ने 3 शब्दों का कहा, हमें स्किल करना है, अप स्किल करना है और रीस्किल करना है। समय के साथ अगर नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जब नई टेक्नोलॉजी आती है, जब नए इस तरह के
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टूल्स आते हैं, तो हमें अगर हम स्किल करते रहें तो उसी में चैलेंज के साथ साथ यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। बिल्कुल। और आपने सही कहा, वो युग हम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर आ रहा था तो किस तरह के रूमर्स थे और क्या हुआ। तो एक तरफ जैसे हमारा स्किल इंडिया प्रोग्राम है, स्टार्टअप्स हैं, इन सारी चीजों के साथ अगर हम अपने यूथ को, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स कह रहे हैं, अगर वास्तव में डिविडेंड्स लाना है, हम इसको स्किल डेमोग्राफी बनाएं। और अगर स्किल बनाते हुए चलते हैं तो ये जो एक डर है कि जॉबलेस होगा, और पहले तो सर एक डर था जॉबलेस, अब कह रहे हैं सब जॉब लॉस होगा, क्योंकि नौकरी तो थी नहीं जिसको नहीं मिली, और जो लोग नौकरी में हैं उनको डर है AI आने से जॉब लॉस हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आशंकाएं हैं, लेकिन हमें जब पता है कि ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं तो हमारी सरकार को, हम सबको इस तरीके से स्किल की ओर बढ़ना होगा, अप स्किल की ओर बढ़ना होगा, तो हम इसको अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, और तब हम 2047 के लक्ष्य। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान ने ही बनाया, तो उसकी चुनौती को निपटने का रास्ता इंसानों के पास ही है, इसके लिए कोई मशीन नहीं चाहिए। मैं भी हमेशा ये मानता हूं सर कि लास्टली क्या है कि AI एक मशीन है, बनाने वाला नेचुरल मशीन है। तो इसको लेकर हम लोग हमेशा एश्योर रहें कि हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है और हमारी जो चीजें हैं उसको कभी भी कोई मशीन पा नहीं सकती। तो चलिए आज सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हम लोगों ने आज चर्चा की, और इस तरह हम आगे भी आते रहेंगे इस तरह के विषय पे, मंथली 15 दिन पर, कभी IR की बात, सर से इकोनॉमिक्स पे इसी तरह चर्चा होती रहेगी, और जो भी हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनके साथ उनकी तैयारी कैसे हुई, उन्होंने क्या चैलेंज फेस किया, उन्होंने क्या रोड मैप बनाया, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप इस चर्चा से अवश्य लाभान्वित होंगे, और आप सब मैसेज करके बताइएगा कि कहीं कोई दिक्कत हुई या आपको कैसा लगा, और इसमें हम लोग क्या सुधार कर सकें, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आपसे जुड़ाव कर कर आप में निसंदेह जो चीजों की समझ है उसको क्वालिटेटिवली हम लोग बेहतर कर सकें। धन्यवाद, जय हिंद।